Yes, my dear students, ऑटोसम की डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पे। ऑटोसम एक फंक्शन है। ऑटोसम इज अ फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल and other spreadsheet programs that automatically enters the appropriate formula or function into your spreadsheet. One more point. AutoSum is used for adding the values given in cell automatically without writing the formula to perform the operation. This is our definition. One more thing, AutoSum मिलता कहाँ है? ये मिलता है एडिटिंग ग्रुप ऑफ किसके? होम टैब के अंदर। शॉर्टकट की क्या है? ऑल्ट प्लस इक्वल टू। होप आपको क्लियर हुआ होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। प्रैक्टिकल देखते हैं। यस, हेलो। as we have gone through with a definition of AutoSum. So basically what is AutoSum? AutoSum जैसा हमने देखा कि इसका यूज किया जाता है उन वैल्यूज का ऐड करने के लिए, वो भी ऑटोमेटिकली बिना किसी फॉर्मूला का लिखे। हम जब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो ऑटोसम होता है। ठीक है, अब बात आती है ऑटोसम होता कहाँ है। ऑटोसम माय डियर स्टूडेंट होता कहाँ है? ये है होम टैब के अंदर। आप जब जाओगे तो होम टैब में एक एडिटिंग ग्रुप मिलता है, जैसे मैंने पहले स्क्रीनशॉट दिखाया है, और ये जो है आपके पास ये है ऑटोसम का आइकन है। ठीक है, दिस इज अ ऑटोसम। होम टैब, ये रहा टैब, इसका एडिटिंग ग्रुप, ये रहा एडिटिंग ग्रुप, उस एडिटिंग ग्रुप के अंदर ये रहा आपका ऑटोसम का आइकन। दिस इज क्लियर। नाउ अब फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग दिस शीट। हमारे पास एक शीट है जिसके अंदर हमारे पास टोटल बच्चों का रिजल्ट है, और इसके अंदर हमने एंट्री कर रखी है 193 स्टूडेंट्स की। ना अब हमें करना यह है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे टोटल जितने भी हैं स्टूडेंट्स हैं उनके फाइनल मार्क्स का टोटल करना है। तो मैं ये होता कहता क्या है ऑटोसम, एक और चीज बात ध्यान देना कि ऑटोसम के अंदर हम सेलेक्ट करते हैं वैल्यू अराउंड अ सेल, आइदर वर्टिकली, जैसे मैं वर्टिकली सेलेक्ट कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, और या फिर आप उसे सेलेक्ट करते हो हॉरिजेंटली। ठीक है, आइदर वर्टिकली और हॉरिजेंटली आप उसे सेलेक्ट करोगे। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, हम लोग इसे क्या सेलेक्ट करते हैं? आइदर वर्टिकली और हॉरिजेंटली हम सेलेक्ट करते हैं। तो आपने इसे वर्टिकली और हॉरिजेंटली सेलेक्ट करा आपने इसे, और यहाँ पे जाकर के इसे आपने सम कर दिया। तो ये आपका देखोगे बॉटम में आपको मिलेगा यहाँ पे इसका समीशन पार्ट, ये रहा आपका। सो दिस इज अ सम। ऐसे में चाहूं तो ये तो क्या मैंने वर्टिकली बताया आपको, मैं चाहूं तो इसका हॉरिजेंटली भी सम कर सकता हूँ जितनी एंट्रीज हैं। इसका मैंने यहाँ पे क्लिक करा, मेरे सामने यहाँ पे मुझे इसका सम मिल गया 160। तो आई थिंक दैट ये अब आपको ये पार्ट क्लियर हो गया कि व्हाट इज बेसिकली अ ऑटो सम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सबसे पावरफुल फीचर है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का सबसे पावरफुल फीचर माना जाता है किसी भी कैलकुलेशन करने के लिए ऑटो सम का। Yes, now the next topic is conditional formatting. Yes, my dear student, conditional formatting सबसे अच्छा टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अच्छे से समझना पड़ेगा। दिस टॉपिक विल हेल्प यू आपके घर के घरेलू कामों में, फादर मदर की किसी भी मंथली शीट तैयार करने में, एक्सपेंडिचर शीट तैयार करने पे, मंथ का, महीने का, घर का कितना खर्चा है उस शीट को जनरेट करने में, आपके खुद के प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड को जनरेट करने में, काफ़ी ऐसी चीज़ों में हेल्प करेगा जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐसा टूल है जो कि आपको परमिशन देता है कि आप किसी सेल पे या रेंज ऑफ सेल पे अपने हिसाब से फॉर्मेट्स लगा सकते हो, लेकिन जो फॉर्मेट लगाया जाएगा ये किसी कंडीशन बेसिस पे लगाया जाएगा। वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है।
सो अगर हम बात करें कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, जो हम बात कर रहे हैं, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे, वो 4 हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप टू बॉटम रूल्स, डाटा बार्स, कलर स्केल, आइकन सेट, इन सब पे रूल्स लगता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज अ टूल दैट अलाउ यू टू apply format to a cell or range of cell that have formatting change depending on the value of the cell or the value of a formula। कहां मिलता है कंडीशन फॉर्मेटिंग? यस माय डियर स्टूडेंट, होम टैब में जाइए और होम टैब में देखोगे आप जाकर के कि स्टाइल नाम का ग्रुप बना होगा। यहाँ पे स्टाइल नाम के ग्रुप में जाना है और स्टाइल नाम के ग्रुप में पहला फीचर मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहीं से आपको इसके बारे में मिलेगा। चलिए जानते हैं प्रैक्टिकली कंडीशन फॉर्मेटिंग। सो मूव टू द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यस, मैंने जैसा आपको बताया था कि होम टैब आपके सामने ही रहा। होम टैब के अंदर कई सारे ग्रुप है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर। आप यहां देखिए स्टाइल ग्रुप। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कौन से टैब में मिलता है? होम टैब में। कौन से ग्रुप में मिलता है? स्टाइल ग्रुप के अंदर। तीसरा क्वेश्चन कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कौन कौन से रूल्स होते हैं? तो पहला रूल्स देखते हैं कौन कौन से रूल्स होते हैं। तो हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप टू बॉटम रूल्स, डाटा बार, कलर स्केल, आइकन सेट। तो पहला रूल क्या है? हाईलाइट सेल रूल्स। दूसरा है टॉप टू बॉटम रूल्स, डाटा बार, कलर स्केल एंड आइकन सेट। तो ये सारे वो रूल्स हैं जो कि हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग प्रोवाइड कराता है। तो 3 क्वेश्चन हमने देख लिए कि पहला कंडीशनल फॉर्मेटिंग कौन से टैब में मिलता है, दूसरा फीचर हमने देखा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कौन से ग्रुप में है, और तीसरा हमने देखा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कौन कौन से रूल्स हैं। अब क्यों ना इनके बारे में बारीकी से जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमें ऐसी सुविधा देता है जिससे हम नंबर फॉर्मेट्स कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ कंट्रोलिंग फीचर्स देता है फॉर्मेटिंग के, प्रैक्टिकली देखते चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग, हमारे सामने एक एक्सेल शीट है। उस एक्सेल शीट को हम लोग एनालिसिस करके देखते हैं। ये मेरे पास एक एक्सेल शीट है। अब मैं क्या चाहता हूं, यहाँ पे मैं चाहता हूं कि हम इसके कुछ रूल्स लेके चलते हैं। नाउ तो माय फर्स्ट एम इज, मेरे पास स्टूडेंट लिस्ट है। मैं चाहता हूं कि मैं ये कि मेरी क्लास में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके सरनेम में यादव लगता है। मैंने सेल, पूरी सेल और रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट करा मैंने, और सेल या रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया। मेरा टॉपिक क्या था? मैं ये चाहता हूं कि हाउ मेनी स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट्स के सरनेम के पीछे यादव लगता है, ऐसे मैं सभी सरनेम को फिल्टर करना चाहता हूं। तो मैं हाईलाइट सेल रूल्स पे गया और यहाँ पे देखोगे आप हाईलाइट टेक्स्ट में जाएंगे हम लोग, ठीक है। सो मैं गया यहाँ पे टेक्स्ट डेट कंटेन में। सो टेक्स्ट डेट कंटेन में सिंपल जाके रखा मैंने यहाँ पे यादव, और यहाँ इसका जैसी फॉर्मेटिंग चाहता हूँ मैं वैसी मैंने इसकी फॉर्मेटिंग कर दी। फॉर एग्जाम्पल येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट करा मैंने, और उसके बाद इसको ओके किया ना। अब आप देखोगे कि आपका रिजल्ट है यहाँ पे, जहां पे भी जिस बच्चे के सरनेम में यादव दिखेगा वहां पे येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा। इससे बहुत आसानी से, चाहे यहाँ तो मैंने आपको बच्चे दिखाए टोटल कि आपके पास क्या होता है कि कई बार हमें शीट में कैटेगरी के हिसाब से फिल्टर करना होता है, बच्चे कितने किस कैटेगरी में, कौन से कितने आपके यादव कैटेगरी में, कितने चौधरी कैटेगरी में है, कितने शर्मा कैटेगरी में, कितने सैनी कैटेगरी में है। ऐसे कई कैटेगरीज को हमें हिसाब से सरनेम के बेसिस पे यदि मुझे फिल्टर करना है, तो मेरे यहाँ 193 स्टूडेंट थे और यहाँ मैंने शीट के अंदर इस तरीके से फिल्टर किया कि दूर से देखते मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरे इस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। क्लियर है? पहली पॉइंट हमने देखा हाईलाइटेड टेक्स्ट का। चलते दूसरी पॉइंट देखते हैं इसी के अंदर कि अगर मान के चलो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है एक हमारे सामने, कई बार हम एंट्री कर देते हैं, एक मेरे सामने एडमिशन नंबर है। कई बार हम कई एडमिशन नंबर क्या होता है, एक एक्सेल शीट हमने बना ली, वी वांट टू फाइंड आउट कि कोई ऐसा है कि हमारे डाटाबेस पे जब हम अपलोड कर रहे हैं एक्सेल शीट को, तो हमारे पास एक एरर आ रही है डुप्लीकेट वैल्यू की, मतलब वही एडमिशन नंबर शो कर रहा है कि पहले से एग्जिस्ट है। तो कहीं ना कहीं एक्सेल में एंट्री करते वक्त हुई होगी हमारे से गलती टाइपिंग करते वक्त कि हमने एक ही एडमिशन नंबर को 2 बार टाइप कर दिया, ठीक है। तो यहां मैंने क्या करा, इसको सेलेक्ट किया। मैं इसको आपको समझाता हूं क्या कहना चाहता हूं मैं। अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत फास्ट मिल जाएगा आपको। और मैं हाईलाइट सेल रूल्स में गया, डुप्लीकेट वैल्यूज में गया मैं, और डुप्लीकेट वैल्यूज में जाकर के मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया विथ रेड टेक्स्ट।
ठीक है, या लाइट रेड फिल से कर देते हैं इसको। ठीक है, अब मैंने इसको सिलेक्ट कर ओके करा, कोई नहीं दिखेगा आपको। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक एडमिशन नंबर, मेरे इस एडमिशन में कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने एक एडमिशन नंबर कर दिया यहाँ पे, यहाँ मैंने इसको चेंज कर दिया 5730। अब देखिए मैं इसी चीज को आप देखोगे तो मैंने इसमें फॉर्मेटिंग लगा रखी थी लाइट फिल से। देखिए इसमें 5730 जैसे मैंने रूल लगाया इस पे, ये रूल लगते एक्सेल शीट में क्या होगा, कहीं भी कोई एडमिशन नंबर जैसे 1963 है, अब 1963 को कहीं भी मैं दोबारा टाइप करूंगा तो मेरी पूरी शीट के अंदर देखो कितनी सुविधा होगी, मुझे अपना भी बता देगा कि 1963 पहले टाइप है। तो देखिए आपके एक्सेल शीट में कितना बेनिफिट हुआ। गलती से कई बार बर्डन में, एक्सेस ऑफ डाटा एंट्री बर्डन में वी आर फॉरगेटेड अबाउट दिस थिंग कि वी हैव डन दिस एंट्री प्रीवियसली, बट ड्यू टू द यूजिंग दिस फीचर ऑफ डुप्लीकेट वैल्यू हम आसानी से पता कर लिए यहाँ पे कि मेरे इस नाम की, क्योंकि एडमिशन नंबर को मैंने डाटाबेस में एज ए प्राइमरी की यूज करा है, तो यहाँ पे किसी भी एंट्री का डुप्लीकेट होना मेरे लिए बहुत हानिकारक है डाटाबेस में। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट सोल्यूशन मैंने ढूंढ लिया। अब इसको मैं देखते पहचान सकता हूं कि कहीं ना कहीं 5730 की एंट्री एक और हो चुकी है, 19363 की एंट्री भी डबल हो चुकी है। दो बेनिफिट बता दें मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। तीसरा बेनिफिट और देखते हैं। मुझे फॉर एग्जांपल इस शीट के अंदर ये कहा जाता है कि परसेंटेज तो दिख गई, या मुझे ये बताओ कि टॉप 10 परसेंटेज वाले बच्चों का, या टॉप बॉटम या टॉप 10 मतलब बॉटम के या टॉप के जितने बच्चे उनको अलग तरीके से शो करके बताओ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, टॉप 10 वाले बच्चों को मैंने कस्टम में गया, और कस्टम अपने हिसाब से भी मैं शो कर सकता हूँ जिस तरीके से मुझे कलर लेना है या फिल करना है। मैंने इनको फिल कर दिया फॉर एग्जांपल ब्लू से। ठीक है, और मैंने ओके कर दिया इसे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे ओके हुआ, और ये मेरे सामने देखिए कि मेरे जो बच्चे हैं टॉप वो सारे फिल्टर होके आ गए यहाँ पे। ऐसे मैं चाहता हूँ कि मेरे इस पूरे में पूरे सेल में बॉटम के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो बॉटम में गया मैं, बॉटम 10 परसेंटेज के हिसाब से हम देखते हैं, तो हमने यहाँ देखा, इसको मैंने अगेन कस्टम में गया और इसको पूरा अपोजिट कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं लाइट ग्रीन से। ठीक है, ओके करा मैंने इसको, और ये देखते हैं हम नीचे जा करके बॉटम में भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से क्या कर लिया, बॉटम के टॉप 10 पर बॉटम से नीचे से हम रैंक देखे परसेंटेज के हिसाब से, ये हमने कैटेगरी बना ली। तो ये हो गया सोल्यूशन। कितना आसान है देखो, एक्सेल में आपका वर्क फिल्टरिंग मतलब एक तरह से किसी भी चीज को ढूंढना, किसी भी तरह को कंडीशन लगा के उसको पता करना, कितना बड़ा डाटा, बल्क डाटा हो, चाहे 4000 एंट्री हो, 10,000 एंट्री हो कैंडिडेट की आपके पास, आपका काम चुटकी में हो जाएगा। अब यही नहीं, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, इसमें देखो बेनिफिट इसमें बहुत है। कंडीशन फॉर्मेटिंग इज ए वेरी गुड फीचर इन एमएस एक्सेल। आपको फॉर एग्जांपल मुझे कहा जाता है कि मुझे ये बताओ जो स्केल है, जो बच्चों का स्केल है वो डाटा बार में दिखाइए मुझे, कि बच्चों का जो परसेंटेज है, परसेंटेज के हिसाब से मतलब परफॉर्मेंस का स्केल दिखाइए। तो मैंने क्या करा, डाटा बार में गया और यहाँ पर मैंने एक बार यूज कर लिया फॉर एग्जांपल दिस। अब आप देखिए यहाँ पे देखते चलोगे जिनकी 100 परसेंटेज उनका पूरा डाटा बार फुल दिखाएगा, और जैसे जैसे नीचे गए 98 में कम चलता गया, फिर 98 कम जाता गया, फिर देखिए नीचे जाओगे 95 95 93, फिर देखिए 90 और कम हो गया, 88 और कम हो गया, और देखते जाएंगे इस तरीके से देखोगे आपका धीरे धीरे 48 20 और यहाँ खत्म हो गया। तो ये एक तरह से एक आपका प्रेजेंटेशन है कि आपने यहाँ बता दिया कि आपका जो परफॉर्मेंस है बच्चे का वो बार में आपने शो कर दिया। इन केस अगर आप वैल्यू नहीं देना चाहते तो परफॉर्मेंस को बार में भी शो कर सकते हो डाटा बार में। ठीक है, अब मैं एक लास्ट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। वैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, इसके पास इतनी फीचर्स हैं कि आप इसको देखते देखते परेशान हो जाओगे। ठीक है, जैसे एक और फीचर बताते हैं कि बिटवीन की बात करते हैं। अगर मुझे ये पता करना है कि जिनकी परसेंटेज 100 से लेकर के किसके बीच में है, 80 90 के बीच में है, उन बच्चों को मैं शो करना चाहता हूँ रेड टेक्स्ट से, तो मैंने इसको इससे कर दिया। ठीक है, क्लियर है। तो जिनका इन कैटेगरी के अंदर होगा उनको रेड टेक्स्ट से पार्ट शो हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, हमारा सबसे मेन पार्ट है जो मैं आपको लास्ट बताना चाहता हूँ, वो है कि आइकन सेट। कई बार क्या होता है कि हमें आइकन सेट भी लगाना होता है। तो जैसे हम आइकन सेट क्या है, बहुत सारे रूल्स हमने लगा दिए कि में। ठीक है, तो मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। हाँ, अब देखिए मैं यहाँ पे आपको और क्लियर समझा देता हूँ, जैसे कि भी बच्चों को बताया था मैंने
आप गए यहाँ पे, ठीक है, बिटवीन में गया मैं यहाँ पे, और यहाँ मैंने दे दिया 90 से लेकर के 100 के बीच में, 100 के बीच में, और मैंने इसको दे दिया, शो करा है किससे, रेड टेक्स्ट से। तो मैंने 100 से लेकर के इनके वजह जितने बच्चे की परसेंटेज है, देखिए सबकी परसेंटेज किस में शो हो गई, आपके सामने रेड टेक्स्ट में शो हो गई। आसानी से फिल्टर हो गया, आप कितने बच्चे दूर से दिखाई दे जाएगा कि आपके 90 से लेकर 100 में कितने स्टूडेंट है, यू आर एबल टू फाइंड इट आउट इजिली। नाउ वन ऑफ द बेस्ट थिंग व्हाट वी हैपन, कई बार हमें क्या होता है, कई ऐसे लोगों को अपनी शीट दिखानी होती है, दे आर नॉट एजुकेटेड, in case they are not having good technical knowledge, or we can say that they are not literate properly for them, but we have to make them understand. So हम क्या करते हैं, उनके लिए कोई सिंबल यूज करते हैं। सिंबल के तौर पर हमने जैसे यूज कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ यूज करा है आइकन सेट, करते हैं हम लोग आइकन सेट, एक फीचर जहाँ आइकन्स का यूज कर सकते हैं। तो आइकन सेट में मैं गया, यहाँ पे मोर रूल्स में गया मैं, और मोर रूल्स में मैंने एक यूज करा यहाँ पे, देखिए बच्चों ये है मेरा, ये रहा। मैंने समझाने के लिए क्या करा कि जिन बच्चों की परसेंटेज 80 से ज्यादा है, देखिए उनको मैंने फुल सर्कल से, मैं समझा सकता हूँ पेरेंट्स को, जो है कि हमने देखो बहुत अच्छे से समझाने के लिए बच्चों का रखा है कि जिन बच्चों की हमने रूल लगाया है, रूल क्या है कि जिनकी परसेंटेज 80 और 80 से ज्यादा है उनको पूरे सर्कल होगा, जिसके वैल्यू के आगे डार्क सर्कल होगा। जिनकी वैल्यू 80 से कम है और 60 है या 60 से ज्यादा है, उनका थोड़ा सा यहाँ देखिए व्हाइट सिंबल दिखाई देगा। या जिनकी वैल्यू मतलब जिन बच्चे की परसेंटेज 60 से कम और 40 या 40 से ज्यादा है, उनका हाफ में दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे ही जिन बच्चों की वैल्यू क्या होगी, जिन बच्चों की वैल्यू 40 से कम और 20 या 20 से ज्यादा है, उनका देखिए थोड़ा सा एक आपके माइनर आर्क के फॉर्म में एक, दैट इज 1/4 ऑफ अ सर्कल डार्क होगा। और यदि किसी बच्चे की 20 से कम परसेंटेज है, उस बच्चे का जो सर्कल होगा पूरा ब्लैंक, परफॉर्मेंस चार्ट क्या होगा, पूरा 0। सारी कंडीशन बता दी मैंने आपको। मैंने अगेन बताया कि जिस बच्चे की देखो सर्कल, पूरा सर्कल का ब्लैक होना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, तो मतलब 3/4 का ब्लैक होना, 1/4 खाली होना सो है, मतलब एक्सीलेंट हो गया, वेरी गुड हो गया, गुड हो गया, पुअर हो गया, वेरी पुअर हो गया। मैंने परफॉर्मेंस के हिसाब से बना लिया यहाँ पे, और यहाँ मैंने इसको ओके करा, ठीक है। ओके करते ये देखिए आपके सामने जिस बच्चे के आगे आपको आइकन दिखेगा अपने आप ही यहाँ पे, ये देखिए मैंने 80 तक की कंडीशन लगाई थी, 80 तक आपको सभी बच्चों के आगे क्या मिलेगा, ये देखिए आप चलते जाइए 80 तक के सभी बच्चों के आगे आपको फुल सर्कल मिला आपको। फिर 70 से लेकर के 60 के बीच में आपको ये मिल गया आपको, ठीक है, 1/4 खाली था। फिर 60 से लेकर के उसके बीच में आपको मिल गया 40 के बीच 60 मतलब के बीच में मिल गया आपको, ये हो गया मतलब 40 के बीच में आपको 1/2 हेमिस्फीयर जो आपका खाली है। फिर उसके 40 से कम और 20 से ये हो गया 1/4 ही फिल था, और बाकी जिसका परफॉर्मेंस बिल्कुल ही खराब था उनका 0, मतलब पूरा वो शेप खाली था। तो ये हो गया हमारे पास तरीका। दिस इज व्हाट बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मोर बहुत सारी फीचर्स है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बट मैंने बेसिक फंडा आपको समझा दिया, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू गिव योर आंसर इन अ पेपर, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट वन। Now the next topic is hide and unhide rows in columns. This is again a very good topic. Now first we go through with the definition of hide and unhide rows in columns. Excel allows you to easily hide columns in your worksheet. Once a column is hidden, it will not be shown on the display or printed when you print the worksheet. इसका मतलब ये नहीं है कि the column is deleted. The column is not deleted. Its width is simply reduced to 0. क्या कहना चाहता है एक्सेल आपसे? अगर मैं किसी कॉलम को हाइड करता हूं वर्कशीट में, तो मेरी हिडन वर्कशीट का जब मैं डिस्प्ले करके देखता हूं या प्रिंट आउट निकालता हूं, तो वर्कशीट में वो दिखते ही नहीं है प्रिंट आउट में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी वो कॉलम डिलीट हो गई है। इसका केवल टेक्निकली मीनिंग ये होता है कि उस कॉलम का विड्थ अभी फिलहाल के लिए रिड्यूस्ड हो गया है 0 पे। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट
शॉर्टकट की जो कि हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल+9 का यूज किया जाता है हाइड करने के लिए रोज को। जिस रोज को आप सेलेक्ट करोगे और उसके बाद कंट्रोल+9 दबाओगे वो हाइड होगी। कंट्रोल+0 का यूज किया जाता है कॉलम को हाइड करने के लिए। ये हो गए दो हाइड करने के तरीके। अनहाइड करने का तरीका हो गया आपके पास कंट्रोल+शिफ्ट+ आपका ओपनिंग पैरेंथेसिस फॉर अनहाइडिंग द रोज। अगेन कंट्रोल+शिफ्ट+ ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस दैट इज टू अनहाइड द कॉलम्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। प्रैक्टिकल देखते हैं। Now, my dear student, the next practical part we have to do it is to hide and unhide rows and columns. रोज एंड कॉलम्स को हाइड और अनहाइड करने का जो हमारा फंडा है उसके लिए मैंने आपको सबसे पहले देखते हैं कि यदि मुझे ऐसा लगता है कि फॉर एग्जांपल मुझे इस रो को नहीं रखना लेकिन इसकी एंट्री मेरे पास हमेशा रहनी चाहिए, लेकिन प्रिंट आउट देते वक्त मुझे इसका एंट्री नहीं चाहिए, तो व्हाट आई वांटेड, मैंने इसको क्या कर दूंगा, हाइड कर दूंगा। हाइड की मैंने शॉर्टकट की बताया आपको, क्या बताया कि मैंने कंट्रोल+9, कंट्रोल के साथ हमने 9 किया तो ये मेरी हाइड हो गई। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि बेसिकली फीचर मिलता कहां पे है। ये फीचर मिलता है हमें होम टैब में गए हम लोग। होम टैब के अंदर हम जाएंगे तो एक सेल नाम का ग्रुप दिखाई देगा। इस सेल नाम की ग्रुप के अंदर आपको मिलेगा फॉर्मेट नाम का बटन। फॉर्मेट क्या करता है, बेसिकली आपके सेल के लिए, और इस फॉर्मेट में हम देखेंगे हाइड और अनहाइड जो कि विजिबिलिटी का काम करता है। यहाँ पे जाकर के हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाकर के जिस भी मैंने रो को हाइड से अनहाइड कर दूंगा, मेरी अनहाइड होगी यहाँ पे। ऐसे ही मुझे लगता है कि मेरे पूरे कॉलम को, फॉर एग्जांपल मैं इस पूरे कॉलम को मैं इतने पार्ट को क्या करना चाहता हूँ, कोई काम का नहीं मेरे, इनको हाइड करना चाहता हूँ। मैं गया अगेन इसमें और मैं इन सबको कर दिया अनहाइड कॉलम्स। ये सारे हाइड हो गए। इनका प्रिंट प्रीव्यू देखूंगा तो प्रिंट भी मेरे पास यही मिलेंगे आपको, देखोगे आप तो। ठीक है, क्लियर है। इनके प्रिंट प्रीव्यू में भी आपको यही सब पार्ट मिलेगा। नाउ इट इज ट्राइंग टू एक्सेस द प्रिंटर। ठीक है, सो ये पार्ट क्या हमारे पास, ये हाइड। इसी अगेन मैं गया फॉर्मेट में, फॉर्मेट में जाकर के मैंने पार्ट क्या करा, आपका मैंने क्या करा यहाँ पे, वापिस से मैंने इसको क्या करा यहाँ पे गया मैं और अनहाइड कॉलम्स पे चला गया। ठीक है, कहाँ गया मैं, अनहाइड कॉलम्स पे। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे मेरा अनहाइड पार्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज हो गया मेरे पास, और इस चीज को मैंने इम्प्लीमेंट ये कर लिया। ठीक है, अनहाइड होने के बाद अगेन मेरा एक पार्ट आ जाता है कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरे किसी रोज को हाइड करना चाहता हूं या पूरी शीट को हाइड करना चाहता हूं, मैं इस शीट को चाहता ही नहीं हूं किसी को मेरी पेन ड्राइव में शीट एक्सेस कर पाए, ये मतलब देख पाए। तो यहाँ पे 2 शीट है, अगर मैं चाहूँ तो फॉर्मेट में जाकर के पूरी शीट को भी हाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपने शीट पे क्लिक करा और गए यहाँ पे, और यहाँ पे गए आप, उसके पास आपके पास इंडिविजुअली ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो एक कुछ तरीके होते हैं हाइड और अनहाइड के थ्रू आप आसानी से ये गए, हम हाइड शीट पे गए और मेरी पूरी शीट हाइड हो गया, मेरे पास केवल शीट 2 दिखाई दे रही है। यहाँ पे शीट 1 मैंने बना रखी है पर यहाँ नहीं दिखाई दे रही है आपको। अगेन में गया फॉर्मेट में और वहां पे गया हाइड और उसमें मैं अनहाइड शीट कर दिया, और ये मुझसे पूछे कौन सी अनहाइड करनी है, शीट 1 करनी है, तो मैंने यहाँ शीट 1 को कर दिया मेरी शीट। ये कुछ ऐसी टेक्निक्स है, ट्रिक्स हैं, या आप मान सकते हो ऐसी चीजें जो कि बच्चे के इस क्लास के सिलेबस में ही नहीं है, बल्कि आपके लिए नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको इस वीडियो का आखिरी टॉपिक, और कह सकते हो कि हमारी स्प्रेडशीट के पार्ट 1 का जो लास्ट टॉपिक है वो है फ्रीज रोज एंड कॉलम्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या कहता है ये, इट फ्रीजेस अ रो और कॉलम सो दैट इट इज ऑलवेज displayed in place regardless of what part of the spreadsheet is been displayed. When the user scrolls vertically or horizontally through an open spreadsheet, everything scrolls
except the frozen rows and column. I have already told you, freeze मतलब जम जाना. अगर मैं चाहता हूं कि मेरी पूरी एक्सेल शीट में कुछ पार्ट है जो कि रुक जाए और बाकी सारा पार्ट मोशन करता रहे, वो हमारा फ्रीज है. कई बार हमें किसी कॉलम को, एरो को फ्रीज करना पड़ता है और फ्रीज करने के बाद बाकी सारी चीजें एंट्री मूव करती है, और इसी का प्रैक्टिकल हम देखते हैं अभी फ्रीज रो एंड कॉलम्स में. सो द नेक्स्ट वन इज, हम जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है फ्रीज रोज एंड कॉलम्स. जैसा कि हमने बताया कि ये जो फ्रीजिंग पेन है ये यूजफुल कब होता है, जब आपके पास एक हेडर रो होता है एंड आप चाहते हो कि वो हेडर रो या कुछ ऐसा कॉलम है, हेडर कॉलम या हेडर रो आप चाहते हो कि विजिबल रहे, हमेशा विजिबल रहे. मैं एक थोड़ी सी एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि मैं अब यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट 4 की जब एंट्री कर रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर है, सेकेंड में एडमिशन नंबर है, थर्ड में स्टूडेंट नेम है, सारी एंट्रीज मुझे हेडर में दिखाई दे रही है. जैसे जैसे मैं नीचे जाता गया, मैं यहाँ पे 6 की एंट्री करी, 7, 8, 9, 10 और उसके बाद देखा मैं गया तो मेरा हेडर गायब हो गया. अब मुझे यहाँ पे 18 की 20 की एंट्री करने के लिए वापस ऊपर जाना पड़ रहा है, फिर चेक करूँ हाँ ये क्या है, फिर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ गया मैं और यहाँ देख के चेक करा कि क्या चीज़ है, अगेन मैं ऊपर जाके चेक करा मैंने क्या है, ये फाइनल मार्क्स है. तो ये मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है, not even in the part of analyzing the sheet but even in the part of entering the data in the sheet. Now how to get the solution for this one? So for this spreadsheet ने वन गुड फीचर ऐड किया है. वो फीचर मिलता कहाँ है? फ्रीज रो एंड कॉलम फीचर आपको मिलेगा विंडोज व्यू ग्रुप में जाइए, व्यू के अंदर जाइए, व्यू टैब में जाइए और व्यू टैब के अंदर जाने के बाद आप विंडोज ग्रुप में जाओगे. ये विंडोज ग्रुप दिखाई दे रहा है, व्यू टैब के विंडोज ग्रुप में जाओगे और यहां दिखेगा फ्रीज पेन. फ्रीज पेन जैसे डेफिनेशन बता रहा है कि हर चीज दिखाई देगा भैया जब आप वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करोगे. मतलब आप वर्टिकली ये होता है और हॉरिजॉन्टली ये होता है. आप सब कुछ यहाँ जाते ही सब कुछ गायब, क्या है कुछ नहीं पता आपको, लेकिन हम आपको ऐसा जादू दिखाने वाले हैं कि आपकी चीज़ें रुक जाएंगी और बाकी सब चीज़ मूव करेंगी. फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये दोनों चीज़ रुक जाए यहीं पे और बाकी शीट आराम से स्क्रॉल करें. तो मैं गया फ्रीज पेन में और फ्रीज पेन में जाके फ्रीज स्टॉप रो कर दिया मैंने. और फ्रीज स्टॉप रो करने के बाद देखिए मैं यहाँ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12. अब और उसके बाद मैंने देखूंगा यहाँ पे कि मेरा जो पार्ट है, हाँ इस चीज़ के लिए मुझे आपका करना ये पड़ेगा कि मुझे एक कॉलम को फ्रीज करना है. तो मैं इस वाले कॉलम को फ्रीज बचाने के लिए मैंने इसको क्या कर दिया, हाइड कर दिया. क्या कर दिया, थोड़ी देर के लिए हाइड कर दिया, क्योंकि मेरी जो एंट्री करनी है मुझे वो किस बेसिस पे करनी है, किस बेसिस पे करनी है मुझे, इसके बेसिस पे करनी है. तो मैंने इसको क्या कर दिया, थोड़ी देर के लिए हाइड कर दिया मैंने. ठीक है. अब हाइड करने के बाद मैं गया अगेन यहाँ पे और मैंने फ्रीज टॉप रो को फ्रीज मैंने कर दिया. यहाँ पे फ्रीज टॉप रो को करने के बाद अगेन मैं नीचे जाता गया और देखा मैंने कि 14 एंट्री के बाद देखिए आपके सामने 20 एंट्रीज में भी आपको टॉप हेडर दिखाई दे रहा है. मैं टॉप से नीचे सबसे बॉटम में चला गया वर्टिकल, मैं आपको वर्टिकली स्क्रॉल कर रहा हूँ. देखिए मैं पहुंच गया सबसे लास्ट एंट्री में भी और मेरा हेडर मेरे सामने कांस्टेंट चल रहा है. नाउ आई एम ऑन द लास्ट पार्ट. 193 एंट्री पर भी आपको आपका हेडर दिखाई दे रहा है. दैट इज टॉप रो इज फ्रीज्ड. आप आसानी से एक एक एंट्री का एनालिसिस कर सकते हो हेडर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे. ये कहलाता है हमारा फ्रीज टॉप रो. अब इसी चीज को हम देखते हैं. ये तो वर्टिकली स्क्रोलिंग वाली पार्ट हुई थी. अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टली की बात. अब मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर के मुझे सीरियल नंबर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एडमिशन नंबर के बेसिस पे बच्चों की एंट्री चेकआउट करनी है. तो मैंने एडमिशन नंबर वाले कॉलम को क्या क्या करा, फ्रीज फर्स्ट कॉलम कर दिया. अब क्योंकि जब मैं किसी बच्चे की एंट्री चेक करूंगा तो मुझे उसके साथ क्या चाहिए, मेरे को उसके साथ चाहिए आपका बच्चे का इन्फॉर्मेशन भी. तो मैं बच्चे की इन्फॉर्मेशन तब चेक करूंगा जब उसके अकॉर्डिंग एडमिशन नंबर के अकॉर्डिंग मेरी मैचिंग होगी. तो मैंने क्या करा, इसको इस तरीके से देखा. देखिए मेरे को एडमिशन नंबर ये देखना था कि एडमिशन नंबर के किसी बच्चे की कितनी इन्फॉर्मेशन है. फॉर एग्जांपल मुझे एडमिशन नंबर 1775, तो मैंने 1775 लिखा और यहाँ सर्च करा तो डायरेक्ट मुझे उसकी परसेंटेज दिख गई 98% मार्क्स है उसके. सो ये जो एडमिशन नंबर का मैंने आपको बताया ये एक बहुत एफिशिएंट तरीका है किसी भी चीज़ का. जब आपकी शीट बहुत लेंथी होती है, आपके नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत ज़्यादा होते हैं और आपको किसी दो रेस्पेक्टिव कॉलम के रेस्पेक्ट में ही एनालिसिस या कंपैरिजन करना है, तो आपके उस केस में
आपका फ्री स्पेन आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इस तरीके से हमने देखा कि ये किस तरीके से एक फ्री स्पेन आपके लिए बर्फ पानी वाला गेम बन जाता है। जिसको आपने बर्फ कह दिया, जिस कॉलम को रोको वो बर्फ बन के रह गया, और जिसको आपने क्या कर दिया, जिसको आपने पानी कर दिया, वो पानी जो मूव कर रहा है वो पानी है, जिसको आपने बर्फ कह दिया वो स्टेडी पोजीशन में है। सो दिस इज व्हाट टुडेज टॉपिक। So, my dear students, let me conclude this 1 hour, this session. And in this session, I hope I have covered a lot of topics. Now, soon we will be able to start give you, I'm providing you the next tutorial video for your what presentation. So, hoping all the best and best of luck. Thank you.